जय हिंद। आप सभी को एसएसटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ाए थे, उसी का सेकंड पार्ट जो है सो आज हम लेकर के आए हैं। जो क्लास 7 का ये सेकंड पार्ट है सिविक्स का। चैप्टर का नाम था इक्वलिटी। इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे बात हम लोग समझे थे। आइए उस जर्नी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। इक्वलिटी के बारे में समझते हैं कि क्या है इसमें। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इक्वलिटी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, मिड डे मील स्कीम जो है उसका क्या रोल है, अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे इक्वलिटी वहाँ पे क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं वो समझेंगे। फिर रोजा पार्क्स के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स 15 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे संविधान में बहुत ही अच्छा आर्टिकल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और इक्वलिटी एंड डिग्निटी इन सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन जो है सो क्या निकल रहा है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है गवर्नमेंट रोल इन इक्वलिटी, मतलब गवर्नमेंट का क्या योगदान है समानता समाज में लाने के लिए, असमानता को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है। लिखा हुआ है द गवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिड्यूस इन इक्वलिटी। कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है सो एक बहुत ही बड़ा या महत्वपूर्ण जो है सो अपना योगदान दे रही है समाज में इन इक्वलिटी को खत्म करने के लिए। रिड्यूस मीन्स होता है खत्म करना या कम करना। इट मेक्स लॉ एंड starts a scheme that help people get एजुकेशन, फूड एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट क्या करती है? कानून बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? कानून बनाती है और बहुत सारी योजना जो है सो लाती है, जिससे क्या हो कि हर एक व्यक्ति जो है सो अपने आप को समान समझे, उसको एजुकेशन मिले, फूड भोजन मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को जो है सो समान जो है सो उसको अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले। लिखा हुआ है द चैप्टर एक्सप्लेन्स दैट लीगल प्रोटेक्शन अलोंग इज नॉट इनफ। करे कि ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ कानून बना दे और एक लीगल प्रोटेक्शन जो कानूनी सुरक्षा है वो सभी को मिल रहा है तो वो पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा भी काम गवर्नमेंट को करना है। लिखा है गवर्नमेंट मस्ट also work to improve the lives of poor and disadvantaged people। मतलब कह रहे हैं कि सरकार को गरीब जो व्यक्ति समाज में गरीब हैं, वंचित लोग हैं, जो अपने आप को इस समाज से अलग समझते हैं, उनके जीवन को सुधारना होगा। उनके जीवन को सुधारने के लिए अलग अलग स्कीम जो है सो, योजना जो है सो लाना होगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट कर रहा है मिड डे मील प्रोग्राम। तो इन इक्वलिटी को खत्म करने के लिए ये मिड डे मील प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आइए हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में मिड डे मील के बारे में क्या कहा जाए। लिखा है द मिड डे मील प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कह रहा है कि ये गवर्नमेंट का जितने भी योजना है उसमें से सबसे ये एक अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट दैट सपोर्ट्स इक्वलिटी। Children get food in school so they do not have to go home hungry। कह रहा है कि ये क्या हुआ है कि बच्चे को स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इससे क्या होता है कि गरीब घर के जो बच्चे हैं वो भूखे घर नहीं लौटते हैं। बहुत सारे आज भी इंडिया में या पूरे विश्व में ऐसे घर हैं जहाँ पे बच्चे को भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा स्कीम में से एक है, जो बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में आकर के पढ़ाई भी करते हैं और मध्याह्न भोजन करके घर जाते हैं, तो वो भूखे नहीं जाते। दिस इम्प्रूव्स अटेंडेंस, रिड्यूस hunger and helps children from poor families continue their education। कह रहा है कि ये योजना, ये स्कीम लाने से बच्चों का अटेंडेंस में इम्प्रूव हुआ, अटेंडेंस बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चे को घर में खाना नहीं मिलता है वो कम से कम इस बहाने स्कूल आना शुरू किया कि चलो वहां पे खाना मिलेगा स्कूल में। भूखमरी जो है सो वो कम हुआ। और हेल्प्स द चिल्ड्रेन फ्रॉम, बहुत सारे गरीब फैमिली के बच्चे क्या करते थे, पढ़ाई छोड़ करके काम में लग जाते थे, क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता, उनको पेट भरने की। पहले पेट भरेगा उसके बाद में पढ़ाई लिखाई होगा। पता चले पेट में अन्न है नहीं और उसको पढ़ा रहे हैं भारत का संविधान, कहां से समझ पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा योजना है। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे जो गरीब घर के थे वो अपना एजुकेशन को कंटिन्यू किया, आगे उसको बढ़ाए। लिखा है द चैप्टर ऑल्सो से दैट दिस प्रोग्राम हेल्प्स रिड्यूस
कास्ट प्रिजुड्यूस बिकॉज चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट कास्ट टुगेदर। कहता है कि इस चैप्टर में यह कहा गया, इस योजना को लाने से बच्चे के मन में कास्ट नाम का कोई भावना नहीं रहता है, क्योंकि वो एक साथ बैठ करके खाते हैं। हम और आप भी इस बात को फील किए होंगे कभी न कभी कि जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो कोई जात पात धर्म ये सब नहीं समझ, उसका खाना हम खा लिए, मेरा खाना वो खा लिया, मतलब एक दूसरे से बांट करके खाते हैं। अभी भी हम जहाँ स्कूल में विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वहाँ लंच होता है तो देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे से शेयर करके लंच जो है सो करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उनके मन में किसी भी तरह का ये बात नहीं होता कि ये हमसे ऊंचे कास्ट का है, ये हमसे नीचे कास्ट का है। ये हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा समाज जो है ना, उसके मन में धीरे धीरे डालते डालते एकदम उसको पूरा गुब्बारा की तरफ फुला देता है कि ये तुमसे ऊंचे कास्ट का है, ये तुमसे नीचे कास्ट का है, इसके साथ नहीं बैठना है, इसके साथ नहीं खाना है। ए भाई कहाँ जाएगा? हर एक इंसान बराबर है, क्योंकि हर एक इंसान भगवान के द्वारा दिया गया एक यूनिक जो है सो गिफ्ट है। जैसा हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड का कलर रेड है, वैसी एक शेड्यूल कास्ट या निम्न वर्ग के व्यक्ति के शरीर में भी उसका ब्लड का जो है सो कलर रेड ही है। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है सो बराबर है। आप उसको बराबर की नजर से देखिए। बच्चे को कभी भी ये बात नहीं समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि ये छोटा है वो बड़ा है, सब बराबर है, बशर्ते कि उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर किसी का व्यवहार अच्छा है तो हर एक इंसान सही है। लिखा है इन मैनी प्लेसेस दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक द मिल्स। देखिए क्या कह रहा है इस किताब में कि बहुत जगह दलित वुमेन को काम मिला खाना बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि दलित व्यक्ति को हम लोग एक गलत नजर से देखते हैं कि ये बहुत नीचे वर्ग का है, इससे दूरी बना के रखते। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है उन व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा उस जगह पे काम दिया जाए, ताकि उनके द्वारा बनाए गए खाने को हर एक व्यक्ति, हर एक जात के वर्ग के लोग जैसो खाना खाए। ऐसा जरूरी नहीं कि दलित वुमेन ही खाना बनाएंगे, जैसो अपर कास्ट के भी बनाते हुए हम देखे हैं और बना भी रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये फोकस है कि ये कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे खत्म किया जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि खत्म होने वाला है कभी, ये दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। विच गिव्स देम वर्क एंड डिग्निटी, मतलब उनको काम मिलेगा, वो अपने आप को अच्छे महसूस करेंगे, उनकी गरिमा का वो गरिमा उनको जैसो महसूस कर पाएंगे अपने आप। सो द स्कीम सपोर्ट्स बोथ एजुकेशन एंड इक्वलिटी। ये जो मिड डे मील स्कीम है ना, ये एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है, साथ साथ जो है सो इक्वलिटी भी समाज में ला रही है, समानता भी समाज में ला रही है और समानता को खत्म कर रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा एक समझते हैं हम क्या है कि मिड डे मील स्कीम सबसे पहले भारत में कब लागू हुआ, कहां से लागू हुआ? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पे 1995 में इसे लागू किया गया, और तमिलनाडु पहला वो राज्य था जहां पे ये स्कीम जो है सो लागू किया गया 1995 में मिड डे मील। लेकिन राज्य स्तर पे जब मद्रास जो प्रेसिडेंसी था वहां पे 1925 ईस्वी से ही ये प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन 1995 में आकर के गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये स्कीम जो है ना ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसीलिए इससे 1995 में आकर के गवर्नमेंट जो है सो इसे राष्ट्रीय योजना के तौर पे लॉन्च किया, और पहला राज्य तमिलनाडु बना जो कि इसे इम्प्लीमेंट। तो हमें उम्मीद है कि आप इस मिड डे मील स्कीम के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेटिक, मतलब अदर जो दूसरा जो कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी है वहां की क्या स्थिति है उसके बारे में लिखा है। द चैप्टर शो दैट इनइक्वलिटी इज नॉट ओनली ए प्रॉब्लम इन इंडिया। कह रहा है कि ये सिर्फ एक इंडिया का ही समस्या नहीं है कि यहाँ पे इनइक्वलिटी है, असमानता है, लोगों में एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना है। ये बहुत सारे मेनी डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो फेस स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, लोकतांत्रिक कंट्री हैं, देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहां पे इसे अभी भी फेस किया जा रहा है। लिखा है दिस टीच अस द डेमोक्रेसी डज नॉट ऑटोमेटिकली रिमूव। करें कि ये अपने आप खत्म होने वाली कोई समस्या नहीं है। अनफेयर ट्रीटमेंट एंड पीपल्स इन एवरी कंट्री मस्ट कंटिन्यू टू वर्क फॉर जस्टिस, मतलब हर एक कंट्री में एकदम लगातार इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए। लिखा है द एग्जाम्पल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज। अब एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट का ही क्यों दिया गया ये समझिए, क्योंकि हमारे आपके दिमाग में या वैसे वास्तव में है भी, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है वो एक काफी डेवलप्ड कंट्री, जो ज्यादा डेवलप्ड है उसके यहाँ फिर इस तरह का चल रहा है बात। डेवलपिंग कंट्री है वहां तो चलेगा ही। लिखा यूनाइटेड स्टेट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन दिस
clearly every even in a democratic country African Americans face unequal treatment for a long time। कह रहा है कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन वो व्यक्ति को कहा जाता है जो अमेरिका के मूल निवासी नहीं, अफ्रीका के रहने वाले थे और वो अमेरिका में आकर के रह रहे थे, उनके साथ जो है सो इक्वल ट्रीटमेंट जो है सो नहीं हो रहा था बहुत लंबे टाइम। लिखा है दिस टेल्स अस दैट इक्वलिटी इज ए वर्ल्ड वाइड इशू। कह रहा है कि इसीलिए ये जो इक्वलिटी है ना, ये पूरे दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है, इशू है। ऐसा नहीं कि हमारे आपके कंट्री में ही है, अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में ही ये प्रॉब्लम है। नॉट लिमिटेड टू वन नेशन, मतलब ये सिर्फ एक देश का ही समस्या नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं रोजा पार्क्स एंड सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में। थोड़ा इसके बारे में पहले हम एक कहानी बता देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है, जो अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति होते हैं अमेरिका में, उसमें ये रोजा पार्क्स, एक महिला जिसका नाम रोजा पार्क्स था, ये किसी कंपनी में काम कर। वहां पे क्या होता है कि नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बस है ना, मान चलिए ये हम बना करके आपको दिखा रहे हैं कि ये मान लीजिए एक बस है, समझाने के लिए तौर पे आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ये बस है, क्या था वहां पर नियम, क्या है अमेरिका में नियम था कि एक साइड मान चलिए इधर जो सीट्स लगा हुआ है ना, इधर जो सीट लगा हुआ है इस तरह से बैठने के लिए व्यक्ति को, इधर तो एकदम रिजर्व है कि इधर व्हाइट मैन ही बैठेंगे, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, खाली है तो है, बैठ नहीं सकता। और इस साइड का जो सीट था उसमें क्या नियम था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं वो बैठेंगे तो, लेकिन अगर इधर वाला सीट भर गया और कोई व्हाइट मैन यहाँ पे आ गए हैं, उनको अपना सीट क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे व्हाइट मैन अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, जब तक वो नहीं आए हैं, जब तक इस साइड का पूरा साइड भरा नहीं है, इधर खाली है, तो आप बैठ सकते हैं। अगर इधर भर गया और कोई व्यक्ति बस में इंटर कर गए और वो व्हाइट मैन है, तो आप अपना सीट खाली। ये पूरी कहानी है रोजा। आइए अब समझ। लिखा हुआ है रोजा पार्क्स इज ए पावरफुल सिंबल ऑफ द फाइट फॉर इक्वलिटी। करे ये एक बहुत बड़ा सिंबल संघर्ष का, किस चीज का संघर्ष, तो समानता। इन 1955 मतलब 1995 में सी रिफ्यूज टू गिव अप। जब कोई चीज ज्यादा होता है, अति हो जाता है, तो आदमी फिर जो है सो निर्णय ले लेता है, क्रांतिकारी निर्णय ले लेता है। अब हर बस सी टू ए व्हाइट मैन, वो एक व्हाइट मैन के लिए, वो बस में आई, थकी हुई थी, बस में आकर के जैसो सीट पे बैठ गई, एक व्हाइट मैन आया, वो खड़ी नहीं हुई। हर एक्शंस बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इंस्पायर्ड मेनी पीपल टू स्टैंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डिसीजन लिए ना कि हम नहीं, इस सीट से हम नहीं उठेंगे, हम बैठे हुए, मेरा भी अधिकार है, हम बैठेंगे, ये एक क्रांतिकारी मूवमेंट हो गया। और बहुत सारे व्यक्ति के मन में ये बात चल भी रहा था जो अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहे थे, कोई डिसीजन ले नहीं रहे थे, कौन करने जा रहा है, छोड़ो भाई ऐसे ही ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, खड़े होके चल जाएंगे। लेकिन ये एक साहसी महिला जिनका नाम रोजा पार्क्स, ये डिसीजन ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भी अधिकार है, हमें भी जीवन मिला है, मेरा भी अधिकार, हम बैठ के जाएंगे। ये एक क्रांतिकारी मूवमेंट था। बहुत सारे व्यक्ति जो इनसे इंस्पायर्ड थे, ये खड़े हो गए इनके साथ में, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के। लिखा है द चैप्टर यूज हर स्टोरी टू शो दैट वन ब्रेव एक्ट कैन स्टार्ट ए बिग चेंज। अरे ये एक बहुत बड़ा बदलाव का तरफ बढ़ रहा था। रोजा पार्क्स टीच अस दैट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड करेज आर इम्पोर्टेंट व्हेन फाइटिंग, मतलब इसके खिलाफ वो लड़ना शुरू कर दिए, इनजस्टिस जो था। हर एग्जाम्पल रिमाइंड अस that equality often begins when people refuse to accept unfair treatment। अब जो है सो वहां के व्यक्ति जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, वो इस चीज को मानने से मना कर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है भाई, हमारा भी अधिकार है, हम भी बैठेंगे बस में, जहाँ पे सीट खाली वहां हम बैठेंगे। तो इसको भी आप अच्छे तरह से समझे होंगे कि ये रोजा पार्क्स का कहानी क्या है। अब जो है सो लिखा हुआ है आर्टिकल्स 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, प्यारा सा खूबसूरत हमारा भारतीय संविधान जो है, इसमें एक आर्टिकल है 15। ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये क्यों इंपोर्टेंट है ये समझ। लिखा हुआ है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex or
प्लेस ऑफ वर्क। ये आर्टिकल 15 यह कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म, नस्ल या जाति या लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इट ऑल्सो सेड दैट नो वन शुड बी स्टॉपेड फ्रॉम यूजिंग शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, वेल्स, रोड्स और अदर पब्लिक प्लेसेस। मतलब आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं सार्वजनिक दुकान पे जाने से, या भोजनालय जो रेस्टोरेंट होता है वहां, होटल्स, या कोई कुआं है जहां से यूज किया जाता है पानी, या रोड्स, अदर पब्लिक प्लेस जो है सो आप उनको रोक नहीं सकते हैं। उनको अधिकार मिला है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 15 के तहत उनको क्या मिला है? अधिकार मिला। इसे आप रोक नहीं सकते। इसीलिए आर्टिकल 15 क्या है? बहुत इंपोर्टेंट है, इसे आप याद जरूर रखें। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि इट डायरेक्टली प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम इनइक्वालिटी। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लोग को डायरेक्ट इनइक्वालिटी से बचाता है। इट मेक्स श्योर दैट पब्लिक प्लेसेस रिमेन ओपन टू ऑल एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड बाय लॉ। मतलब हर एक जगह हर एक व्यक्ति का जाने का अधिकार है, उसके साथ आप भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते। इट इज ए स्ट्रॉन्ग लीगल सपोर्ट फॉर इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक इंडिया। मतलब ये जो इंडिया का संविधान है जिसमें आर्टिकल 15 एक बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये क्या करता है? भारत में जितने भी व्यक्ति है ना उनको समानता का एक मजबूत कानून आधार प्रदान करते हैं। अब आता है इक्वलिटी एंड डिसेबिलिटी राइट्स। लिखा है द चैप्टर also connects equality with the rights of people with the rights of person with disability। मतलब वैसा व्यक्ति जो किसी न किसी कारणवश जैसो दिव्यांग है, डिसेबल है। इट एक्सप्लेन्स द पब्लिक प्लेस एंड स्कूल्स शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। मतलब ऐसा स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए पब्लिक प्लेस का जहां वो व्यक्ति जा सके, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी। रैंप्स, मतलब उनके लिए रैंप्स बनवाए जाए। रैंप्स क्या होता है? जैसे आप पिक्चर में इधर देखो, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो सीढ़ी से चढ़ के चल जाए, लेकिन ये जो डिसेबल बच्चे, मान चलिए कोई पैर से डिसेबल, तो वो रैंप्स के माध्यम से जैसो इसे पकड़ करके चढ़ सकते हैं, या फिर व्हील चेयर के माध्यम से चढ़ सकते हैं। इसको रैंप्स बोला। फ्री एजुकेशन, उनके लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। एंड इक्वल पार्टिसिपेशन, उनके लिए इक्वल पार्टिसिपेशन की व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ भाई जहाँ हर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं वहाँ वो भी पढ़ेंगे, किसी भी तरह के प्रोग्राम में वो भी जो है सो पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। आर नेसेसरी टू रिस्पेक्ट डिग्निटी एंड सेफ। मतलब ये उनकी गरिमा और सुरक्षा का जो है सो काफी रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है। सो दैट equality is not only about caste or religion, it is also about make sure that one is left out because of physical challenging। मतलब कह रहा है कि ये सिर्फ एक कास्ट और जाति धर्म से ही जोड़ के इसे न देखा जाए। ये कोई व्यक्ति अगर फिजिकल चैलेंजेस है उसके साथ में, डिसेबल है, तो उससे भी इसे जोड़ के देखा जाए, उसे भी समान अधिकार मिलना चाहिए। लिखा है ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन वेयर पर्सन कैन पार्टिसिपेट फुल्ली एंड विथ रिस्पेक्ट। मतलब वो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसो, और अपनी रिस्पेक्ट जो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अब इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में जो कंक्लूजन निकला, क्या लिखा है? द चैप्टर कंक्लूड्स दैट इक्वलिटी इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। करा कि इक्वलिटी जो है ना सो कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष है। लॉ आर इम्पोर्टेंट, कानून महत्वपूर्ण है, बट एटीट्यूड्स आल्सो नीड टू चेंज। कानून तो जरूरी है लेकिन इस समाज का सोच उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक कोई कानून कुछ नहीं कर सकता है। रीड रियल डेमोक्रेसी एक्सेस ओनली व्हेन पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिग्निटी। हर एक व्यक्ति को एक दूसरे की गरिमा को सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। जितना आपका वैल्यू है उतना ही मेरा भी है। जितना आपकी गरिमा को हमें सम्मान करना चाहिए, दूसरे की हर एक व्यक्ति की गरिमा को सम्मान करना चाहिए। एंड गिव इक्वल वैल्यू टू एवरी ह्यूमन बीइंग। और हर एक व्यक्ति ह्यूमन मानव सभ्यता को जैसे वैल्यू बराबर इक्वल महत्व देना चाहिए। दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दैट इक्वलिटी मस्ट बी प्रोटेक्ट प्रैक्टिस इन रियल लाइफ। मतलब ये जरूरी है कि रियल लाइफ में इसको जैसो क्या किया जाए, उतारा जाए, इसे प्रैक्टिस में लाया जाए। गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज एंड इंक्लूड्स all have a role in making society fair and justice। कह रहा है कि ये हम सभी का, गवर्नमेंट हो या कोई समुदाय है, कम्युनिटी है या इंडिविजुअल, हम सभी लोग का ये दायित्व है, ये रिस्पेक्ट है, ये हमारा योगदान होना चाहिए कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें। तो इस पार्ट
में जो है सो इस चैप्टर को हम खत्म किए। हमें उम्मीद है कि आपको हर एक चीज समझ में आया होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे जो नहीं समझ में आए हो, आप जरूर हमें कमेंट करें, हम उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। और आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।